चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ फ्लावरिंग इन अरेबिडोप्सिस थैलियाना। अरेबिडोप्सिस थैलियाना में फ्लावरिंग कैसे होती है? अरेबिडोप्सिस थैलियाना की बात करें तो ये क्या होता है, मस्टर्ड फैमिली का प्लांट होता है। ब्रेसिकेसी आप लोगों ने सुना होगा, उस फैमिली को बिलोंग करता है। और अरेबिडोप्सिस थैलियाना लॉन्ग डे प्लांट होता है, ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट होता है और उसको बहुत सारी स्टडीज में जेनेटिक मॉडल की तरह यूज किया गया है अरेबिडोप्सिस थैलियाना को। तो अब अगर हम लोग फ्लावरिंग की बात करते हैं तो जैसे आपको पता है कि फ्लावरिंग का सिर्फ एक रीजन, हम बार बार बोल रहे हैं कि फ्लावरिंग का सिर्फ एक रीजन नहीं है कि फ्लावर सिर्फ किसी एक वजह से फ्लावरिंग हो। फ्लावरिंग लाइट की वजह से हो सकती है, जैसा कि अभी आपने फोटो पीरियोडिज्म पढ़ा। फ्लावरिंग टेम्परेचर की वजह से हो सकती है, जैसे कि अभी हम लोग वर्नलाइजेशन पढ़ेंगे। फ्लावरिंग कुछ पर्टिकुलर जीन के एक्सप्रेशन की वजह से हो सकती है, जीन एक्सप्रेशन की वजह से हो सकती है, हाँ, अभी हम लोग आगे दिखाएंगे। फिर फ्लावरिंग कुछ रिसेप्टर्स की वजह से हो सकती है, जैसे कि क्रिप्टोक्रोम और फाइटोक्रोम, ठीक। तो ये सारे रीजंस हैं फ्लावरिंग के। तो इसीलिए फ्लावरिंग के लिए बहुत सारे फैक्टर्स, फ्लावरिंग एनर्जी के थ्रू भी होती है, जिब्रेलिक एसिड की वजह से भी फ्लावरिंग होती है। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि बहुत सारे फैक्टर्स मिलकर फ्लावरिंग करवाते हैं, और उसके बहुत सारे पाथवेज भी होते हैं जिसकी वजह से फ्लावरिंग होती है। तो फोटो पीरियोडिज्म भी एक पाथवे था फ्लावरिंग का, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। अब अगर हम लोग फ्लावरिंग की बात करें तो यहाँ पे फ्लावरिंग में क्या, फ्लावर इज कंसीडर्ड एज मॉडिफाइड शूट। पहले तो आपको फ्लावर समझना होगा। फ्लावर क्या होता है, मॉडिफाइड शूट होता है। मैनी जीन्स आर इन्वॉल्व इन कन्वर्जन ऑफ वेजिटेटिव मेरिस्टेम टू फ्लोरल मेरिस्टेम। कहने का मतलब ये है कि ये आपका शूट एपिकल मेरिस्टेम है। इस शूट एपिकल मेरिस्टेम, ये जब वेजिटेटिव मेरिस्टेम था, ठीक है, वेजिटेटिव मेरिस्टेम था, और यही वेजिटेटिव मेरिस्टेम आगे चल के फ्लोरल मेरिस्टेम बनता है। तो वेजिटेटिव स्टेट से फ्लोरल मेरिस्टेम बनने में बहुत सारे जीन का इन्वॉल्वमेंट होता है, और फ्लावर क्या होता है, मॉडिफाइड शूट पार्ट होता है, क्योंकि यहीं पे फ्लावरिंग होती है। तो ये क्या होता है, मॉडिफाइड शूट पार्ट होता है, जिससे कि ये फ्लावरिंग करता है। यहीं पे फ्लावरिंग होती है। द कमिटमेंट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम शूट एपेक्स टू प्रोड्यूस फ्लावर कलेक्टिवली रेफर एज फ्लोरल एवोकेशन। जैसे ही शूट एपेक्स ये कमिटमेंट कर लेता है, जैसे ही शूट एपेक्स ये कमिटमेंट कर लेता है कि अब उसे फ्लावरिंग करनी है, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फ्लावर इवोकेशन, ठीक है। कमिटमेंट होनी चाहिए, मतलब कि वेजिटेटिव ट्रांजिशन हो जाना चाहिए, वेजिटेटिव फेज से फ्लोरल मेरिस्टेम के फेज में चले जाने को होना चाहिए, तभी वो कमिटमेंट शो करेगा। और जब वो कमिटेड हो जाएगा तो फिर उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लावर इवोकेशन। Developmental signal that begins flower evocation include endogenous factor such as circadian rhythm, phase changes, hormone, external factor, day length, temperature, है ना। तो जो मतलब कि कौन कौन से ऐसे सिग्नल्स हैं जिसकी वजह से ये फ्लावर इवोकेशन होता है। तो फ्लावर इवोकेशन होने के लिए कुछ तो इंडोजीनस फैक्टर होते हैं, जैसे कि सर्केडियम रिदम, जैसे आपको पता मॉर्निंग में फ्लावरिंग होती है। फेज ट्रांजिशन, है ना, वेजिटेटिव फेज से फ्लोरल मेरिस्टेम फेज में जाना, उसके लिए बहुत सारे जीन का इन्वॉल्वमेंट होगा। हार्मोन, जैसे कि जिब्रेलिक एसिड के इफेक्ट से भी फ्लावरिंग होती है। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, जैसे कि फोटो पीरियोडिज्म लाइट स्टिमुलस है फ्लावरिंग के लिए, टेम्परेचर, कोल्ड का ट्रीटमेंट फ्लावर को मिलता है तो उसकी वजह से फ्लावरिंग होना। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि ये फ्लावर इवोकेशन में हेल्प करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। इस डायग्राम से आपको ये समझना है कि किस तरह से मीन्स कोई भी वेजिटेटिव ग्रोथ प्रोडक्टिव फेज में, तो ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है। ये प्लांट पहले क्या होता है, कॉम्पिटेंट बनता है। ये प्लांट का जो शूट एपेक्स है वो कॉम्पिटेंट बनता है। कॉम्पिटेंट का मतलब हम लोगों ने डेवलपमेंटल बायोलॉजी में भी कॉम्पिटेंट पढ़ा था कि उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए उस इंडक्शन को रिसीव करने के लिए। हम कोई भी इंडक्शन दे रहे हैं, मान लीजिए कोई एक्सटर्नल फैक्टर ही दे रहे हैं, लेकिन उस एक्सटर्नल फैक्टर को रिसीव करने के लिए उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि वो कॉम्पीट कर पाए, वो सिग्नल को परसीव कर पाए। तो पहले क्या होता है कि कॉम्पिटेंस होता है, मीन्स की एबिलिटी टू रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड मैनर when given the appropriate developmental signal। कोई भी हम पर्टिकुलर सिग्नल देते हैं तो उसके लिए वो कॉम्पीट कर पाए, उसको कॉम्पिटेंट कहते हैं। या आप कह सकते हैं इंक्रीजिंग टेंडेंसी ऑफ फ्लावर विद
एज। कि ये और ये टेंडेंसी कैसे मिलती है कॉम्पिटेंट की, कि जैसे जैसे फ्लावर अपने मतलब जो प्लांट है एक पर्टिकुलर फेज में आता है, वेजिटेटिव फेज में, ऐसा तो नहीं है कि बस थोड़ा सा 2-4 पत्ती निकली, जर्मिनेट हुआ और फ्लावरिंग करने लगा, नहीं, कुछ उसकी फिक्स नंबर ऑफ लीव्स बन जाएंगी, प्लांट कुछ डेवलप कर जाएगा, तब उसमें वो कॉम्पिटेंट एक्टिविटी मतलब फैक्टर आता है कि वो फिर अब फ्लावरिंग कर सकता है। ठीक है, तो इसको ये होता है कॉम्पिटेंट। तो एक फ्लावरिंग स्टिमुलस प्रेजेंट होता है, ठीक है, फ्लावरिंग स्टिमुलस होगा जिसकी वजह से वो कॉम्पिटेंट बनेगा। इसके बाद अब मान लीजिए कोई इंडक्शन दिया गया, इंडक्शन फोटो पीरियड का भी हो सकता है ना, फोटो मींस की अब जैसे फोटो पीरियड को परसीव करने के लिए फाइटोक्रोम है, फाइटोक्रोम को एक्टिव करने के लिए एफटी प्रोटीन है, और एफटी प्रोटीन से फ्लावरिंग जीन एक्टिवेट हो जाते हैं। तो एक तरीके से कॉम्पिटेंट फैक्टर क्या होगा कि एफटी प्रोटीन है ना, या परसीव कर रहे हैं फाइटोक्रोम सिग्नल को, तो इंडक्शन जब दिया जाएगा तो प्लांट कॉम्पिटेंट होना चाहिए, ठीक है, कॉम्पिटेंट होगा तभी वो कर पाएगा। फिर हमने इंडक्शन दिया किसका, फोटो पीरियड का, फोटो पीरियड का इंडक्शन दे दिया, डे का ड्यूरेशन दिया, अब प्लांट डिटरमाइन हो जाएगा, डिटरमाइन हो जाएगा। डिटरमाइन का मतलब आपको पता ही है कि अब वो अपने कमिटेड फेट में जाएगा, ठीक है, अभी तक तो नॉन कमिटेड फेट में था, फिर क्या हो जाएगा, कमिटेड फेट में जाएगा, कि अब वो कमिटेड हो जाएगा कि भाई उसको अब आगे फर्दर मींस फ्लावरिंग करनी है। अब जैसे कि बहुत सारे ऐसे जीन होते हैं जो कि जिनमें जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है वहां पे चेंजेस होते हैं, तो वो फिर फ्लोरल एपिकल मेरिस्टेम में चेंज होने के लिए कुछ जीन का चेंज होता है, चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से वो डिटरमाइन करता है। फिर कोई पर्टिकुलर सिग्नल मिला, वो सिग्नल मान लीजिए कोई हार्मोन का ही सिग्नल मिला, ठीक, कोई सिग्नल हार्मोन का मिला और फिर वो एक्सप्रेशन होने लगेगी और फ्लावरिंग करने लगेगा, ठीक है, फ्लावरिंग करने लगेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, इस पूरे प्रोसेस को एक तरीके से फ्लोरल एवोकेशन कह रहे हैं, कि कैसे वेजिटेटिव से फ्लोरल इंडक्शन हो रहा है, कैसे फ्लावर का प्रोडक्शन हो रहा है, या कैसे एक्सप्रेस्ड हो रहा है, मींस की जो प्लांट है वो वेजिटेटिव फेज से कैसे फ्लावरिंग फेज में जा रहा है। अब इसके बाद तो जब फ्लावरिंग होनी होती है तो कई टाइप के जीन होते हैं, अब हम लोग पूरी फ्लावरिंग अरेबिडोप्सिस थैलियाना में ही पढ़ रहे हैं, तो कई टाइप के सेट्स ऑफ जीन होते हैं जो कि एक्टिव होते हैं, और वो जब एक्टिव होते हैं तब फ्लावरिंग होती है। तो पहले सेट्स ऑफ जीन होते हैं जिनको कहा जाता है फ्लावरिंग टाइम जीन, फ्लावरिंग टाइम जीन। मोर देन 780 जीन ऐसे पाए गए हैं जो कि फ्लावरिंग टाइम जीन होते हैं, ठीक। अब ये जीन कैसे जीन होते हैं, ये जीन वो जीन है, अब क्लॉक जीन, ठीक है, आपको याद होगा CCA1, आपको CCA1 जीन हमने बताया था क्लॉक जीन में, सर्केडियम रिदम में, तो क्लॉक जीन एक्टिव होते हैं, क्लॉक जीन मॉर्निंग जीन को एक्टिव करते हैं। तो जैसे कि क्लॉक जीन हो गया, कांस्टेंट जीन एक होता है, अभी हम आगे बताएंगे कि जो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं उसमें कांस्टेंट जीन कैसे काम करता है, कांस्टेंट जीन, ठीक। तो ये सब क्या है, इनको कहा जाता है फ्लावरिंग टाइम जीन, नाम से ही पता चल रहा है फ्लावरिंग टाइम जीन, मतलब कि अब फ्लावरिंग होने का टाइम आ गया है, ठीक है, फ्लावरिंग टाइम जीन, तो क्लॉक जीन और कांस्टेंट जीन आएगा। फिर फर्स्ट सेट ऑफ जीन, जब क्लॉक जीन एक्टिवेट होते हैं तभी वो सेकंड सेट ऑफ जीन को एक्टिवेट करते हैं, मतलब कि जब फ्लावरिंग टाइम जीन एक्टिवेट होंगे तभी वो दूसरे सेट्स ऑफ जीन को एक्टिवेट करेंगे। तो ये एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है कि पहले फर्स्ट सेट ऑफ जीन एक्टिवेट होंगे, उसके बाद फिर क्या होगा, सेकंड सेट ऑफ जीन एक्टिवेट होंगे। सेकंड सेट ऑफ जीन को हम लोग कहते हैं फ्लोरल मेरिस्टम जीन, ठीक है, फ्लोरल मेरिस्टम जीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट जीन है, फ्लोरल मेरिस्टम आइडेंटिटी जीन, फ्लोरल मेरिस्टम आइडेंटिटी जीन याद कर लीजिए, FMI, ठीक है, फ्लोरल मेरिस्टम आइडेंटिटी जीन। इसमें कौन कौन से जीन होते हैं, इसको ए गैमस लाइक 20, AGL20 भी कहा जाता है, ए गैमस लाइक 20, और ए गैमस लाइक 20 का दूसरा नाम है SOX1, ठीक है, SOX1, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो फ्लोरल मेरिस्टम आइडेंटिटी जीन कौन कौन से होते हैं, AGL20 या फिर SOX1 कहिए, और एक बहुत इंपॉर्टेंट जीन होता है लीफी जीन, एक बहुत इंपॉर्टेंट जीन होता है लीफी जीन। फिर जब ये जीन एक्टिवेट होते हैं, पहले कौन एक्टिवेट हुए, फ्लावरिंग टाइम जीन, फिर इसके बाद कौन एक्टिवेट हुए, फिर कौन एक्टिवेट हुए, मींस फ्लोरल मेरिस्टम आइडेंटिटी जीन, और इसके बाद थर्ड सेट ऑफ जीन जो एक्टिवेट होते हैं वो होते हैं फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन
और फ्लोरल होम्योटिक जीन, जिसमें होते एपिटेला 1, एपिटेला 2, ए गैमस पिस्टिलेटा। ये आपने शायद नाम भी सुना होगा, अभी हम लोग इसको एबीसी मॉडल में डिस्कस करेंगे। तो फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन, नाम से पता चल रहा है कि फ्लावर के ऑर्गन बनने वाले हैं, फ्लावर के ऑर्गन बनने वाले हैं। फ्लावर के ऑर्गन क्या होते हैं? सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, एंड्रोशियम होता है, गाइनोशियम होता है, तो ये सारे होते हैं। इसी को होम्योटिक जीन कहा जाता है। जैसे कि आपने ड्रोसोफिला में होम्योटिक जीन पढ़े थे ना, उसमें क्या पढ़ा था कि ये सब जो होम्योटिक सेलेक्टर जीन पढ़ा था, ये अल्ट्राथोरेक्स, एब्डोमेन ए बी, है ना। तो उसी तरीके से यहां भी क्या होते हैं कि ये फ्लावर जो शूट एपेक्स है, शूट एपेक्स जो फ्लोरल बड में चेंज हुआ है, उसको आइडेंटिटी देना। और किसी भी फ्लावर की आइडेंटिटी कैसे मिलेगी? उसके शेप, उसमें सेपल, पेटल, एंड्रोशियम, गाइनोशियम बने। तो ये 3 सेट्स ऑफ जीन जब फ्लावरिंग होती है तो ये 3 सेट्स ऑफ जीन एक्टिवेट होते हैं। पहले होते हैं फ्लावरिंग टाइम जीन, जब वो एक्टिवेट हो जाते हैं तो दूसरे सेट्स ऑफ जीन को एक्टिवेट करते हैं, जिनको फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन कहते हैं। थर्ड सेट ऑफ जीन जो एक्टिवेट होते हैं उनको कहा जाता है फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन या फ्लोरल होम्योटिक जीन। तो आपको ये जीन याद करने होंगे। अब इन्हीं के बेसिस पर तो ये जीन एक्टिवेट होते हैं। अब ये एक्टिवेट होके किस तरीके से फ्लावरिंग को करवाते हैं, ठीक है, फ्लावरिंग को करवाते हैं। तो फ्लावरिंग को करवाने के लिए 5 टाइप के पाथवेज होते हैं। ये सारे जीन्स एक्टिवेट होते हैं और 5 टाइप के पाथवेज होते हैं जो कि जीन मींस फ्लावरिंग करवाते हैं। अब वो पाथवेज यहां पे दिए हुए हैं, ठीक। तो सबसे पहले यहां पे जो पाथवे दिया है वो फोटो पीरियोडिक पाथवे है फ्लावरिंग के लिए। फोटो पीरियोडिक पाथवे है फ्लावरिंग के लिए। इतना समझ में आया जितना अभी तक बताया है? ये पूरा का पूरा फ्लावर डेवलपमेंट इन अरेबिडोप्सिस थैलियाना में दिया गया है। अब इसके बाद फोटो पीरियोडिक पाथवे जो होता है फ्लावरिंग का, वो किस तरह से फ्लावरिंग करा रहा है। फोटो पीरियोडिक पाथवे फाइटोक्रोम और क्रिप्टोक्रोम को एक्टिव कराता है। मतलब कि जब लाइट पड़ती है तो भाई फाइटोक्रोम, क्रिप्टोक्रोम एक्टिव होते हैं। जब एक्टिव होते हैं तो ये क्या कराते हैं? क्लॉक जीन को एक्टिवेट कराते हैं। क्लॉक जीन आपको वही CCA1 ये सब याद होगा, है ना। CCA1 जो हमने सर्केडियम क्लॉक में बताया था, तो ये क्लॉक जीन को एक्टिवेट कराते हैं। क्लॉक जीन एक्टिवेट करा के कांस्टेंट जीन को एक्टिवेट कराता है, ठीक है, कांस्टेंट जीन को एक्टिवेट कराता है। जो ये कांस्टेंट जीन होता है, ये जीन क्या करता है कि एक्टिवेट कराता है FT प्रोटीन को, एक्टिवेट कराता है FT प्रोटीन को। और यही FT प्रोटीन हमने बताया था ना कि फ्लोरिजन की तरह काम करता है। मतलब पहले फ्लोरिजन बताया गया था, बाद में यही माना गया कि जो ये FT प्रोटीन होता है यही फ्लोरिजन होता है, ठीक है। तो ये फ्लोरिजन FT प्रोटीन बनी। और क्योंकि आपको पता है कि FT प्रोटीन कहाँ बनती है? लीफ में बनती है। और लीफ में बनने के बाद कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होती है? फ्लोएम के थ्रू वो शूट एपिकल मेरिस्टेम में ट्रांसपोर्ट होती है। जैसे कि ये शूट एपिकल मेरिस्टेम है और यहाँ पे ये लीफ है, तो यहाँ पे FT प्रोटीन बनेगी और बनने के बाद ये शूट एपिकल मेरिस्टेम में जाके क्या हो जाती है? यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होती है। अब जब ये यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होती है और FT प्रोटीन को कहा जाता है फ्लावरिंग लोकस टी, ठीक है, फ्लावरिंग लोकस टी प्रोटीन होती है। अब हमने ये तो बता दिया था कि FT प्रोटीन भाई फ्लावरिंग कराती, कैसे कराती है? जाके एपेक्स में जाके करती क्या है? ये एपेक्स में जाके क्या करती है? ये है मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन, फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन। हमने 3 सेट्स ऑफ जीन बताए, ठीक है। पहले सेट्स क्या थे? क्लॉक जीन, तो क्लॉक जीन तो यहीं पे काम कर लिए। दूसरे सेट्स ऑफ जीन हमने क्या बताए थे? फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन, तो ये सेकंड सेट ऑफ जीन है, ठीक है। फर्स्ट सेट ऑफ जीन तो यहीं पे काम कर लिए, ये सेकंड सेट ऑफ जीन है। अब सेकंड सेट ऑफ जीन के बाद हमने थर्ड सेट ऑफ जीन क्या बताए थे? फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन। तो ये जो जीन आपको दिख रहे हैं ये क्या है? ये है फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन। तो क्योंकि तीनों सेट्स ऑफ जीन जब एक्टिवेट हो जाएंगे तब फ्लावरिंग होगी, तो वो चीज यहां पे बताई जा रही है। तो जो मींस फ्लावरिंग फोटो पीरियोडिज्म के थ्रू हो रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फ्लावरिंग के मेथड्स हैं। फोटो पीरियोडिज्म के थ्रू हो रही है, ऑटोनॉमस हो रही है, जिब्रेलिक एसिड की वजह से हो रही है, एनर्जी की वजह से हो रही है। फ्लावरिंग के वेरियस पाथवे। तो हम लोग फोटो पीरियोडिज्म, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा, फोटो पीरियोडिज्म की वजह से जो फ्लावरिंग हो रही उसका यहाँ पे मैकेनिज्म दिया है कि जब क्लॉक जीन एक्टिवेट होते हैं तो ये कांस्टेंट जीन को एक्टिवेट कराते हैं। कांस्टेंट जीन FT प्रोटीन को एक्टिवेट कराती है। FT प्रोटीन
फ्लोरल मेरिस्टम आइडेंटिटी जीन को एक्टिवेट कराते हैं। वो कौन से होते हैं? AGL20, या जिसको हम लोग, और ये एक्टिवेट कराते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट जीन को, लीफी जीन को। लीफी जीन भी कौन है? मेरिस्टम आइडेंटिटी जीन। AGL20 और SOX1 भी क्या है? मेरिस्टम आइडेंटिटी जीन। तो कांस्टेंट AGL20 SOX1 को एक्टिवेट कराती है, SOX1 और AGL20 लीफी जीन को एक्टिवेट कराते हैं। और लीफी जीन का इंटरेक्शन किससे होता है? लीफी जीन का इंटरेक्शन होता है होम्योटिक जीन से। इन जीन से इंटरेक्शन होता है, ठीक है। ये जीन से इंटरेक्शन करके यहाँ पे देखिए सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन, कार्पेल के फॉर्मेशन हो रहे हैं, मींस की फ्लोरल ऑर्गन का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए इनको कहा गया फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन, क्योंकि ये फ्लावर को आइडेंटिफिकेशन दे रहे हैं, सेपल, पेटल। और ये जीन कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं? एपिटेला, एपिटेला 2, एगैमस, है ना, ये सारे जीन इन्वॉल्व हैं। तो इस तरह से ये फोटोपीरियोडिज्म पाथवे चलता है। इसके बाद एक और पाथवे होता है। सेकंड, पहला पाथवे तो ये हो गया। दूसरा पाथवे होता है ऑटोनॉमस पाथवे। ऑटोनॉमस पाथवे में दो रीजन होते हैं, एक होता है वर्नलाइजेशन और एक होता है लीफ। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ ज्यादातर जब कोल्ड का टाइम आता है तो बहुत ज्यादा फ्लावरिंग होने लगती है, ब्लॉसमिंग बहुत ज्यादा होने लगती है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि उन प्लांट्स को कोल्ड ट्रीटमेंट चाहिए। वर्नलाइजेशन उस प्रोसेस को कहा जाता है, हम लोग नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे, वर्नलाइजेशन कहा जाता है। तो ऐसे भी कुछ प्लांट होते हैं जिनको कोल्ड ट्रीटमेंट मिलता है, मींस कि विंटर्स में वो बहुत ज्यादा फ्लावरिंग होने लगती है क्योंकि उन्हें कोल्ड ट्रीटमेंट चाहिए, है ना। तो कोल्ड ट्रीटमेंट चाहिए तो उसके अंदर कुछ ऐसे वर्नलिन प्रोटीन एक्टिवेट हो जाती है कोल्ड ट्रीटमेंट की वजह से और वो फ्लावरिंग करने लगते हैं। अब ये जब वर्नलाइजेशन प्लांट का किया जाता है, मींस कि जब कोल्ड ट्रीटमेंट या लो टेम्परेचर का ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो ये करता क्या है? ये क्या करता है? एक जीन होता है, या आप उसको प्रोटीन कह लीजिए, FLC। FLC एक जीन है। FLC जीन mRNA से क्या बनेगा? प्रोटीन। FLC प्रोटीन यहां पे मानिए। ये जो FLC प्रोटीन या जीन कहिए, ये क्या करता है? ये है फ्लावरिंग लोकस सी। अब देखिए, ये FT प्रोटीन तो फ्लावरिंग को प्रमोट कर रही थी, लेकिन जो FLC है, FLC क्या करती है? ये रिप्रेस करती है, ये रिप्रेसर का काम करती है। फ्लावरिंग के लिए ये अच्छा नहीं है, ये फ्लावरिंग होने नहीं देता। क्यों नहीं होने देता? क्योंकि ये FLC मेरिस्टम आइडेंटिटी जीन को इनिबिट करके रखा है। FLC ने इनिबिट करके रखा है मेरिस्टम आइडेंटिटी जीन को। जब तक मेरिस्टम आइडेंटिटी जीन नहीं एक्टिवेट होंगे तब तक लीफी जीन एक्टिवेट नहीं होगा। जब लीफी जीन एक्टिवेट नहीं होगा तो यहाँ पे इसका इंटरेक्शन नहीं होगा फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन से, और फिर ये सेपल्स, पेटल्स, मींस फ्लावर का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो FLC क्या कर रहा है? FLC इनिबिशन करता है। भाई वही सेम प्लांट में सपोज मान लीजिए शॉर्ट डे प्लांट है, तो विंटर्स में फ्लावरिंग होती है और समर्स में फ्लावरिंग नहीं होती, तो फिर नहीं होने का रीजन क्या है? क्या ऐसी चीजें की जाती है कि नहीं हो पाता है? तो कुछ जीन होंगे जो कि इनिबिट करके रखे होंगे। तो ऐसे ही उसमें वर्नलाइजेशन कैसे FLC जीन को इनिबिट करता है, हम आपको आगे वर्नलाइजेशन वाले प्रोसेस में बताएंगे। बस आप ये समझिए कि प्लांट को जब लो टेम्परेचर का ट्रीटमेंट दिया जाता है तो उस केस में क्या होता है कि जो FLC है वो इनिबिट हो जाता है। यहाँ पे FLC ने FLC को इनिबिट कर दिया लो टेम्परेचर वर्नलाइजेशन की वजह से। जब ये इनिबिट हो जाएगा तो ये इनिबिशन खत्म हो जाएगा। जब ये इनिबिशन खत्म हो जाएगा तो फिर ये एक्टिव हो जाएंगे जीन। कौन से? मेरिस्टम आइडेंटिटी जीन एक्टिव हो जाएंगे। जब मेरिस्टम आइडेंटिटी जीन एक्टिव होंगे तो ये फ्लोरल आइडेंटिटी जीन को एक्टिव कर देंगे और फ्लावर का डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे ही प्लांट जब तक अभी वेजिटेटिव फेज में है, एक आपने देखा होगा कि प्लांट की एक पर्टिकुलर ग्रोथ के बाद ही फ्लावरिंग होती है। ऐसा नहीं है कि जर्मिनेट हुआ और फ्लावरिंग करने लगा। तो उसके पीछे भी रीजन है कि प्लांट में एक ऑटोनॉमस पाथवे होता है। जब प्लांट में फिक्स नंबर ऑफ लीफ डेवलप हो जाते हैं उसके बाद ही प्लांट फ्लावरिंग करेगा, उसके पहले फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो उसके पहले कि जब लीफ के नंबर फिक्स नहीं है ना, लीफ के नंबर अभी फिक्स नंबर ऑफ लीफ नहीं है, जितने लीफ चाहिए उतने लीफ नहीं है, तो FLC जीन क्या करता है? AGL और लीफी जीन को इनहिबिट करके रखता है। और जब ये इनहिबिट रहेगा तो ये भी इनहिबिट रहेगा और फ्लावरिंग नहीं होगी। लेकिन जैसे ही फिक्स नंबर ऑफ लीफ बन गए, जैसे ही फिक्स नंबर ऑफ लीफ बन गए, वैसे ही क्या करेगा कि ये इस पाथवे को एक्टिवेट कर देगा, ऑटोनॉमस पाथवे को, और ये इसको इनहिबिट कर देगा। फिक्स नंबर ऑफ जीन FLC को इनहिबिट कर देगा। जब FLC इनहिबिट हो जाएगा तो ये इनहिबिशन खत्म हो जाएगा। ये इनहिबिशन जैसे ही खत्म होगा तो क्या हो जाएगा कि ये सब एक्टिव हो जाएंगे और फ्लावरिंग होने लगेगी। तो
ऑटोनॉमस पाथवे में 2 पाथवे हैं, एक लीफ नंबर पर डिपेंड करता है, एक लो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जैसे ही लो टेम्परेचर प्लांट को वर्नलाइजेशन मिला, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट मिला, तो प्लांट क्या करते हैं, एफएलसी जीन को इनहिबिट कर देते हैं। जब एफएलसी जीन इनहिबिट हो जाएगा तो ये इनहिबिशन खत्म हो जाएगा और प्लांट फ्लावरिंग करने लगेंगे। मींस कि एफएलसी क्या है, रिप्रेसर ऑफ एफएमआई जीन, ठीक है, फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन का क्या है, रिप्रेसर है, तो लीफी जीन को एक्टिवेट ही नहीं होने देगा एफएलसी, और अगर एफएलसी को ब्लॉक कर दिया जाए तो फिर ये एक्टिव हो जाएगा। तो इस तरह से ये पाथवे फ्लावरिंग का चलता है। फिर जिब्रेलिक एसिड के पाथवे में जिब्रेलिक एसिड के कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जिसके थ्रू ये पाथवे एक्टिव होके लीफी जीन को एक्टिवेट कराता है और फ्लावरिंग होने लगता है। सुक्रोज, अगर हम किसी पर्टिकुलर, क्योंकि फ्लावरिंग के लिए एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर सुक्रोज हम लगातार दे रहे हैं तो एनर्जी के बेसिस पर भी फ्लावरिंग हो सकती है। तो जब एनर्जी दी जाती है तो ये लीफी जीन एक्टिवेट हो जाते हैं, लेकिन अभी इसके पीछे का मैकेनिज्म नहीं पता है कि ये क्यों करता है ऐसा। लेकिन ऐसा देखा गया है कि अगर सुक्रोज लगातार प्लांट को देते हैं तो लीफी जीन एक्टिवेट होता है और फ्लावरिंग होने लगती है। तो इस तरह से फ्लावरिंग को प्रमोट करने के लिए क्या होता है, फ्लावरिंग को प्रमोट करने के लिए ये 5 टाइप के या 4 टाइप के पाथवेज हैं। अगर हम इसको अलग अलग कंसीडर करेंगे तो 5 हो जाएंगे, अगर एक साथ कंसीडर कर रहे हैं तो 4 पाथवे। तो पहला पाथवे फोटो पीरियोडिज्म पाथवे के थ्रू फ्लावरिंग होती है। दूसरा पाथवे ऑटोनॉमस पाथवे, ऑटोनॉमस पाथवे में 2 पाथवे हैं, एक होता है वर्नलाइजेशन और एक डिपेंड करता है लीफ नंबर पे। तीसरा पाथवे जिब्रेलिक एसिड पाथवे है। चौथा पाथवे कार्बोहाइड्रेट या एनर्जी पाथवे है जिसके थ्रू फ्लावरिंग होती है। तो इतनी सारी फ्लावरिंग होती है और इतने सारे जीन का इन्वॉल्वमेंट होता है। जीन कौन कौन से, शूट एपिकल मेरिस्टेम में पाए जाते हैं एजीएल, सॉक्स1, लीफी जीन। ये जीन में ट्रांजिशन होता है, ये ट्रांजिशन होके इन जीन को एक्टिवेट कराते हैं और जब ये जीन एक्टिवेट होते हैं तो ये बनाते हैं फ्लावर के ऑर्गन। अगर ए पिटेला मींस AP1 AP2 एक्सप्रेस होता है तो सेपल्स बनते हैं। अगर ए पिटेला और AP3, अब ये हम आपको फ्लावर डेवलपमेंट में इसको अच्छे से मींस एबीसी मॉडल में इसको अच्छे से बताएंगे, बस आप यहाँ पे समझ लीजिए। जब AP2 और ए पिटेला 3 ये एक्सप्रेस होते हैं तो पेटल का फॉर्मेशन होता है। ए पिटेला 3 और ए गैमेस का एक्सप्रेशन होता है तो स्टेमन बनते हैं, ठीक है। ए गैमेस अलोन एक्सप्रेस होता है तो फिर क्या बनता है, कार्पेल बनता है। तो इस तरह से ये पूरा फॉर्मेशन होता है और ये यहाँ पे एक इनिबिशन शो कर रहा है। तो ये चीज हम आपको वहीं पर बताएंगे जब हम फ्लावर डेवलपमेंट बताएंगे, ठीक। और यहाँ पे आपको एक ये दिख रहा है कि AP1, जो AP1 आपको दिख रहा है, ये AP1 आप कैसा देख रहे हैं कि इसके दोनों तरफ एरो बने हुए हैं। यहाँ पे तो देख रहे हैं लीफी 1 इसको एक्टिवेट कर रहा है, लीफी 1 ए गैमेस को एक्टिवेट कर रहा है ना, लेकिन ये लीफी इसको नहीं एक्टिवेट कर रहा है। हाँ, इसका भी रीजन हम बताएंगे। और ये दोनों तरफ क्यों कर रहा है, क्योंकि जो ये AP1 है, AP1 एक्चुअली में दोनों तरह से काम करता है। AP1 फ्लोरल मेरिस्टम जीन की तरह भी काम करता है और AP1 मेरिस्टम आइडेंटिटी जीन की भी तरह काम करता है। तो अगर हम शूट एपिकल मेरिस्टम में देखेंगे तो हमें AP1 तो मिलेगा लेकिन बाकी सारे जीन नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसीलिए तो सेपल्स कैसे होते हैं, सेपल्स हमें लीफ की तरह दिखते हैं ना, सेपल्स हमें लीफ की तरह दिखते हैं और प्लांट वेजिटेटिव फेज में होता है तो भी लीफ की तरह दिखता है। तो जो AP1 होता है, AP1 क्या होता है कि मेरिस्टम आइडेंटिटी जीन की तरह भी काम करता है, फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन की तरह काम करता है। इसीलिए AP1 का जो एरो है आपको ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और लीफी जीन, तो लीफी जीन AP1 को एक्टिवेट कराता है, लीफी जीन AP3 PI को एक्टिवेट कराता है, लीफी जीन ए गैमेस को एक्टिवेट कराता है। और फिर हम ये वाली बात, ये कैसे इनिबिशन करते हैं, ये हम आपको ABC मॉडल में ही बताएंगे, ठीक है। तो ये इस पूरा पाथवे है।